एक चीज बताऊं ना, सिर्फ एक चीज कि आप वो इंप्लीमेंट कर लो तो आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। ब्रैम्पटन जीटीए तो वैसे ही बजट से बाहर है, तो वो तो मैं देख भी नहीं रहा था। सो द मैजिक वर्ड हियर विच इज क्वाइट ऑब्वियस, जिससे मैं अगले घर के लिए क्वालिफाई कर पाऊं। ओके, सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए, आप सभी की बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू सो मच। और उसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे कि रोड मैप क्या था, कौन सी चीज़ें मैंने पिछले 4 साल के दौरान की जिसके कारण ये दूसरा घर मैं ले पाया, विच आई फील इज़ वन ऑफ दोज रेलिवेंट क्वेश्चंस और रेलिवेंट टॉपिक्स जिसके बारे में डिस्कशंस करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे होपफुली मेरे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से आपका रोड मैप उससे भी ज़्यादा अच्छा बन पाए। तो मेरी इंटेंशन सिर्फ वो जर्नी शेयर करने की नहीं रहेगी, हर स्टेप पे मैंने कौन सी चीज़ें सही गलत की वो सारा कुछ भी आपके साथ शेयर करना है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम डे 1। जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ आया था जनवरी 2019 में, पार्ट टाइम जॉब जो मुझे मिली थी वो थी 1 घंटा दूर। तब ऑब्वियसली ऐसा लगता है कोई कार पे भी पैसे नहीं खर्चने या ऐसा कुछ, लेकिन अब अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूं तो अगर मैं तब 2 या 3 हज़ार की कार ले लेता, जो कि उस वक्त मिलती थी, आजकल मुश्किल है, आजकल तो 7-8 हज़ार की हो गई हैं वो 2-3 हज़ार वाली गाड़ियां, लेकिन उस वक्त अगर मैं ले लेता तो बहुत ज़्यादा और टाइम सेव होता और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मैं जा पाता। पार्ट टाइम जॉब, एक ही पार्ट टाइम जॉब पे स्टक ना रहता और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए इफ़ दैट इज़ फीजिबल फॉर यू, कि अगर आप कार ले सकते हो 2, 3, 5 हज़ार की, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। तो स्टडीज के साथ साथ मैंने वो पार्ट टाइम जॉब जो ऑफ कैंपस थी वो थ्रू आउट द स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी, जो कि मेरे हिसाब से अब मुझे लगता है कि वो और ज्यादा बेटर हो सकती थी चीज अगर मैं और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करता। आई वुड रिकमेंड सेल्स। किसी भी इंडस्ट्री में, आपकी फेवरेट इंडस्ट्री में सेल्स में जाने की कोशिश करो, बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद एक अच्छी चीज भी की मैंने, सितंबर तक आते आते यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऑन कैंपस जॉब्स की पोजीशन ओपन हो गई थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ऑन कैंपस जॉब्स की। टोटल मैं 44 आवर्स काम करना शुरू हो गया था ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मिला के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फाइनेंशियली। मेरी थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टडी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि खर्चा मेरा नेग्लिजिबल था। मेरा 300 मैक्सिमम रेंट था, कार मेरे पास थी ही नहीं, किसी चीज़ का और खास खर्चा नहीं था। $200 की ग्रोसरी, खाना पीना, फ़ोन, सारा कुछ हो जाता था। 500-600 में लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी सारी सेविंग, मतलब 44 आवर्स काम करके। और बाकी यूनिवर्सिटी की जो ऑन कैंपस जॉब्स थी वो मिनिमम वेज से बहुत ज़्यादा थी। तो अपने रोड मैप पे आपने ये ऑन कैंपस जॉब्स वाली चीज़ ज़रूर इंक्लूड करनी है। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आ रहे हो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, टीचिंग असिस्टेंट्स, ग्रेजुएट असिस्टेंट्स की पोजीशंस एक्सप्लोर करो। अगर अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हो या डिप्लोमा किसी कॉलेज में कर रहे हो तो बुक स्टोर्स, ऑन कैंपस कहीं पे भी जॉब ढूंढने की कोशिश करो। सारी की सारी वीकली लिमिट में काउंट नहीं होती ऑन कैंपस जॉब्स। रोड मैप की हर स्टेज, अब मेरा तो ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ करने के बाद मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थ्रू आउट जैसा जैसा मेरा चला था वो सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं पहले, तो डिटेल में आपको वो सारी डिस्कशंस इन वीडियोस में मिलेंगी। फिर जब कोविड हिट हुआ और मेरे फाइनल एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट अच्छा आ गया। रिजल्ट्स में मतलब पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, फेल हो के सेमेस्टर की फीस कहीं अगर दोबारा देनी पड़ गई तो सारे के सारे प्लान और रोड मैप धरे के धरे रह जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप स्टडी पे भी पूरा फोकस कर रहे हो, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, ग्रेड्स पास हो रहे हो एटलीस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वो डिग्री का या पढ़ाई का या ग्रेड्स का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इनफैक्ट किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि जितनी भी नेटवर्किंग जो भी हुआ था वो कोविड के कारण सारा कुछ चेंज ही हो गया था। इंडस्ट्रीज चेंज हो गई थी, ले ऑफ्स होने शुरू हो गए थे हर जगह। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आप अपने रोड मैप पे ये भी एक चीज़ इंक्लूड कर लो कि बी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल। डोंट गेट स्टक विद वन करियर ऑप्शन या वन काइंड ऑफ स्किल। अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का, हर इंडस्ट्री का पता हो कि कहीं अगर पिवट करना पड़ जाए, कहीं अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाए, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस इतना फील होना चाहिए कि आप वो परस्यू कर सको। मुझे कोविड के कारण लास्ट मोमेंट पे इंडस्ट्रीज अपनी चेंज करनी पड़ी थी। मैं मेडिकल से टेक में शिफ्ट हुआ था, विच आई फील कि वो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बढ़िया डिसीजन था। द मोमेंट आई शिफ्टेड फ्रॉम मेडिकल टू टेक, मुझे इतनी सारी करियर ऑप्शंस का पता लगा जो पता ही नहीं था। मतलब द थिंग इज, आप किसी चीज को परस्यू तो तब करोगे ना जब आपको किसी चीज का पता होगा। टेक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट जॉब्स इतनी तरह की होती हैं कि जरूरी नहीं है आपको कोडिंग आए ना आए, बहुत तरह के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर कोर स्किल्स जो आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सको। प्लीज आइडेंटिफाई दैट, प्लीज डेवलप दैट एंड प्लीज इंक्लूड इट इन योर रोड मैप। वो कोई भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग, एनीथिंग, बट दैट इज समथिंग जिसके बेस पे आगे सारा कुछ सेट होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट स्किल मैंने अपनी लाइफ में अपना करियर परस्यू करना शुरू किया। टेक इंडस्ट्री में जो मेरे पहले कुछ रोल्स थे, दोज वर सेल्स ओरिएंटेड, टेक सेल्स। और जब आप टेक इंडस्ट्री में, आप किसी भी कंपनी में एंटर होते हो, नो मैटर आप किस रूट से एंटर हो रहे हो, आप सेल्स से, मार्केटिंग से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
कोडिंग, किसी भी रूट से आप एक बार एंटर हो गए, आपको और बड़े डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, आपको और बड़ी तरह के रोल्स दिखेंगे। हो सकता है आप डाउन द लाइन डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके वो वाले स्किल्स गैदर करो और उसको और आगे डेवलप करके अपना करियर प्रोग्रेशन उस डायरेक्शन में लेके जाना शुरू कर दो। दैट्स व्हाट आई डिड। सेल्स से आई मूव्ड टू एनेबलमेंट, और करंटली मैं और मेरी टीम बहुत सारे एप्स बना रहे हैं, उसमें यूजर रिटेंशन और एंगेजमेंट का ध्यान रख रहे हैं। इतनी तरह की चीजें होती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरी जर्नी में, मेरे रोड मैप पे इस वजह से, ये ट्रांजिशंस की वजह से दो चीजें हुई। एक, मेरा करियर एक बहुत अच्छे ट्रैक में जाना शुरू हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरा, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो पॉसिबल हुई, वो ये कि टेक इंडस्ट्री में पैकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। व्हेन यू आर स्किल्ड एट समथिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली यूज दैट स्किल फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स अराउंड यू, वो आपकी टीम हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, लोग हो सकते हैं। ये यूट्यूब में भी, अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी किसी का फायदा है ना। तो यू हैव टू फाइंड कि आप जो कर रहे हो उसमें कितने लोगों का और किस तरह के लोगों का कितना का फायदा हो रहा है। एंड इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट प्रॉपरली एंड एबल टू नेगोशिएट बेस्ड ऑन दैट प्रॉपरली, तो आपके भी पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, जिसकी वजह से एज सून एज आपकी पीआर होती है, आप अपना पहला घर ले पाओगे, क्योंकि आपकी डाउन पेमेंट भी सेव हुई होगी, विच वुड बी इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर वाला हाउस। और आपकी सैलरी भी तब तक इतनी हो जाएगी जब तक आपकी पीआर होएगी कि आप मॉर्गेज के लिए इजीली क्वालिफाई कर पाओ। पर मॉर्गेज और डाउन पेमेंट के लिए जो दो सबसे बड़ी चीजें हैं, वो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जो मॉर्गेज की क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है, और दूसरा आप कितने पैसे सेव कर रहे हो, जो आपकी डाउन पेमेंट के लिए जरूरी है। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड 50% से कम अराउंड 30% के आसपास यूज करना है। जितना सपोज आपके $1000 क्रेडिट लिमिट है, $300-400 से ज्यादा स्पेंड ना किया करो हर महीने, और वो पे ऑफ कर दिया करो जैसे बिल आता है। बेसिक सी चीज है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे सेव कितने कर रहे हो और कितनी जल्दी कर रहे हो, ताकि आपकी डाउन पेमेंट इकट्ठी हो पाए। उसके लिए अगर मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊं ना, सिर्फ एक चीज कि आप वो इंप्लीमेंट कर लो, तो आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। वो ये कि प्लीज कार लोन पे मत लेना। प्लीज, कार लोन पे लेने के कारण, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे शहर में हो जहां पे इंश्योरेंस बहुत हाई है, तो आपका $1000-1200 एक महीने का गाड़ी का खर्चा होना शुरू हो जाएगा। 2 साल की पेमेंट्स भी इंक्लूड कर लो तो $25,000 के आसपास आप सिर्फ गाड़ी के लिए खर्च कर दोगे। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आप $25,000 और कहीं से अर्न करके वो सेव कर लो, वो नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन जो आपकी मंथली लाइबिलिटी है ना, कि पर मंथ आपको 500, 400, 500, 600 या 300 जितने भी हैं, जब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो होगा कि वो मंथली लाइबिलिटी आपके ऊपर है, आपको हर महीने पे करना ही करना है। तो जब आप घर लेने के लिए कहीं से मॉर्गेज लेने जाओगे, उन्होंने तो आपकी ये चीज देखनी है ना कि आप हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करने के काबिल हो। जब $500-600 आपका गाड़ी की तरफ ही जा रहा है, तो वो आपकी मंथली पे करने की क्षमता में से माइनस हो गए। जब वो माइनस हो गए तो आपको मॉर्गेज भी तो उस हिसाब से मिलेगी ना। कहाँ आप $3000 पे कर सकते थे महीने की और आपको उस हिसाब से मॉर्गेज मिलनी थी, अब आप 2200-2300 पे कर सकते तो आपको उस हिसाब से मॉर्गेज मिलेगी। तो घर जैसा आपको चाहिए, हो सकता है आपको वैसा ना मिले, और आपको अगर वैसा नहीं मिल रहा तो हो सकता है आप घर लो ही ना। जैसे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि डीटैच्ड बंगलो ही चाहिए, अगर मुझे वो ना मिलता तो शायद मैं लेता ही ना, कॉन्डो वगैरह में लेता ही ना। तो ये मैंने एक अच्छी चीज की थी, आप भी करो, कार लोन पे मत लो, एटलीस्ट जब तक आप 2 प्रॉपर्टीज ना बना लो एटलीस्ट। तो हायर सैलरी, अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और नो अदर लाइबिलिटी के कारण मैं पीआर होने के बाद एक घर लेने के लिए एलिजिबल हो गया था। यहाँ पीआर इसीलिए जरूरी है ओंटारियो में, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली हर कोई अवॉइड करना चाहता है। मैं भी अवॉइड करना चाहता था, तो पीआर की वेट करनी जरूरी थी। अगर आप किसी और प्रोविंस में हो, फॉर एग्जांपल अल्बर्टा या कहीं और, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल। इट माइट चेंज डाउन द लाइन। और एक और चीज जो मैंने सही की थी वो ये कि जब मैं पहला घर लेने लगा था, मैंने 2 बातों का ध्यान रखा। पहली बात ये कि अपनी पूरी जितनी भी मेरी मॉर्गेज मतलब बोरोइंग कैपेसिटी थी कि मुझे इतने पैसे लेंडर से या बैंक से मिल सकते हैं घर लेने के लिए, मैंने वो सारी की सारी यूटिलाइज नहीं की जितनी मुझे उस वक्त जरूरत थी। मैं अकेला था, ठीक है, मुझे 5 बेडरूम 3 बाथ हाउस नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो कि मेरे लिए सफिशिएंट हो, उतनी का जगह हो, अच्छे एरिया में हो, ताकि कल को जब मैं उस घर से निकलूं तो वो बहुत अच्छी वैल्यू पे रेंट आउट हो पाए, जिससे मुझे इनकम हो ना हो, लेकिन अपना खर्चा वो घर आराम से निकाल ले। तो ये होगी दूसरी चीज। पहली के पूरी मॉर्गेज की लिमिट भी टच ना हो, दूसरी के कैश फ्लो पॉजिटिव हो, और वो दोनों चीजें किस शहर में आपको मिलती हैं ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जिस शहर में आप कंफर्टेबल हो। आई वुड रिकमेंड कि कभी भी उस शहर में या वहां पे इन्वेस्ट मत करो जिसके बारे में आपको अच्छे से सब कुछ नहीं पता।
मेरे केस में जिन शहरों के बारे में मुझे अच्छे से सब कुछ पता था वो थे किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे मैं रहा था 2 साल फुल टाइम जॉब के कारण। विंडसर, वहां पे 2 साल रहा था अपनी स्टडी के कारण। सारनिया, वहां सचिन पढ़ चुका है लैम्पटन कॉलेज में, तो वहां पे मैं काफी देर रहा हूँ। और लंदन, सचिन की फुल टाइम जॉब वहां है, तो वहां पे भी मुझे शहर का काफी पता है। ब्रैम्पटन जीटीए तो वैसे ही बजट से बाहर है, तो वो तो मैं देख भी नहीं रहा था। तो जैसे आप करियर के मामले में आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लोकेशन के मामले में भी आपका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, अगर आप बाकी सारे क्राइटेरिया मीट करना चाहते हो जो मैंने अपने केस में किए थे, कि बजट में हो, पूरी लिमिट एक्सीड ना हो और कैश फ्लो पॉजिटिव हो, वगैरह वगैरह। और वो चीज़ मेरी मीट हुई सारनिया में। सारनिया में जब मैंने घर क्लोज कर लिया तो दूसरी अब चीज़ मुझे थी कि हाँ, अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है तो चाहे मैंने अपनी मॉर्गेज जितनी मुझे मिल सकती थी मैंने नहीं ली, बट अब जितनी मिलेगी उस बेस पे मैं कहीं और घर नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। द मोमेंट मैंने घर क्लोज किया, साथ में ही मैंने अपनी जॉब चेंज करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई किया। मुझे पता था जिस इंडस्ट्री में, एआई रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा पैकेजेस हैं, मैनेजर पोजीशंस में अगर ज़्यादा पैकेजेस हैं, तो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड टू अप्लाई फॉर दोज पोजीशंस। कहीं ना कहीं राइट मैच आपको मिल ही जाएगा। तो अपने आप को खुद ही ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अभी मैं उस पोजीशन के लिए नहीं तैयार वगैरह वगैरह, या अभी मुझे और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या ऐसा हो। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। तो अपने आप को कम मत आंको। मेरे कहने का मतलब ये है, बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी अफ्रेड टू एम फॉर अ हायर पोजीशन। द मोमेंट मैंने वो अकम्प्लिश किया, अब जो मेरी जो सैलरी हाइक थी जिसके बेस पे मॉर्गेज के लिए मैं क्वालिफाई कर सकता था अगले घर के लिए, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। और साथ ही साथ मेरे कुछ और इनकम सोर्सेज पे थे, जैसे मैं पार्ट टाइम कंसल्टिंग करता था। मैंने आपको पिछली बार मेरे ख्याल से मैंने लाइफ अपडेट में बताया था कि कुछ रियल एस्टेट कंपनीज के लिए कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, तो वो एक अच्छा इनकम सोर्स था। इनकम सोर्सेज पे भी मैं डेडिकेटेड एक डिस्कशन करूंगा आपके साथ यहीं बैकयार्ड में बैठ के, बट फिलहाल के लिए ये जर्नी कंप्लीट करते हैं पहले। तो फिर से सैलरी भी बढ़ गई, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के कारण डाउन पेमेंट भी दोबारा सेव होनी शुरू हो गई। पिछली बार की भी काफी सेव थी, तो जैसा मैंने कहा कि घर इतना महंगा था ही नहीं कि 10% डाउन करते करते मेरी सारी सेविंग्स चले जाएं। वो घर मेरे ख्याल से लेस देन 400 का था, तो लेस देन 40,000 की डाउन पेमेंट गई थी। बाकी के पैसे सेव्ड ही थे मेरे पास, और थोड़े जो सेव करने थे वो पिछले 1 साल में किए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पिछला घर की भी तो मॉर्गेज अभी भी है ना मेरे सिर पे, तो इस घर के लिए मॉर्गेज के लिए मैं कैसे क्वालिफाई हो गया। सो द मैजिक वर्ड हेयर विच इज क्वाइट ऑब्वियस इज रेंट। जो पिछली प्रॉपर्टी है, अब जैसा मैंने कहा कि कैश फ्लो पॉजिटिव शहर में ली ना मैंने प्रॉपर्टी, जिसका रेंट उसके खर्चे कवर कर सकता था। इनफैक्ट इस केस में, मेरे केस में, रेंट उससे थोड़ा ज्यादा ही है सारे खर्चों से। अब मुझे ये तो पता था कि वो वाला जो रेंट है वो मेरी इनकम कंसीडर हो जाएगा, जिसके कारण और ज्यादा मॉर्गेज के लिए मैं कल को क्वालिफाई कर सकता हूं। लेकिन यूजुअली सारा का सारा रेंट कई बार पूरी की पूरी मॉर्गेज के लिए कंसीडर नहीं हो पाता। बहुत सारे बैंक्स या लैंडर्स ऐसे हैं जो कंसीडर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो काफी एक हाई प्रोपोर्शन रेंट का टुवर्ड्स योर मॉर्गेज कंसीडर कर लेते हैं, जिसके कारण आप अगले घर के लिए एक हायर मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। अब अगेन ये सारी चीजें पता होंगी तो वो परस्यू की जा सकती है ना। सेम विद द करियर, सेम विद द काइंड ऑफ पोजीशंस यू वांट टू परस्यू, एंड सेम विद द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू परस्यू। फाइनेंशियल स्टेप्स लेने के लिए अपनी लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उस नॉलेज को गैदर करने के लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ लाइसेंसेस की स्टडी कर लेनी चाहिए, कुछ लाइसेंसेस अपने पास भी रखने चाहिए, जिससे 2 चीजें हो पाए। एक, जो मेरा सर्कल है मैं उनकी हेल्प भी कर पाऊं, और खुद को भी चीजें पता हो, मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके खुद फाइनेंशियली आगे के स्टेप्स ले पाऊं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड परस्यूइंग मॉर्गेज और रियल एस्टेट के लाइसेंसेस। मॉर्गेज वाला लाइसेंस कंप्लीट हो गया था, जिसके कारण आई गेन्ड एक्सेस टू सो मेनी लैंडर्स जो ऐसी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे ये चीज पॉसिबल हो पाए कि पिछला रेंट जो है वो मॉर्गेज के टुवर्ड्स कंसीडर हो पाए, जिससे मैं अगले घर के लिए क्वालिफाई कर पाऊं। दैट इज हाउ आई गॉट अ मॉर्गेज फॉर अनदर हाउस बेस्ड ऑन माई रेंटल इनकम, माई एक्चुअल सैलरी वाली इनकम, और माई डाउन पेमेंट जो मैंने पिछले 1 साल में सेव की थी। पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स अभी के लिए वो कंसीडर नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो 2 साल से कम हिस्ट्री वाले हैं। और इसी के साथ ही ये रोड मैप पे भी ऐड कर लेना कि मेक श्योर आपके पास शुरू से एक रिमोट पार्ट टाइम कोई सैलरीड पोजीशन है, जो जब आप 2 साल आपके पूरे हो जाएंगे ना, तब उसका भी आपको बहुत फायदा होगा आगे। आई फील कि 40 आवर्स पर वीक इज टू लेस फॉर समबडी टू वर्क। ज्यादा से ज्यादा काम इस एज में कर ही लेना चाहिए। तो एक मेक श्योर कि आपके पास पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स कुछ हों जिसको आप छोड़ो ना। बाकी डिटेल में भी नंबर्स के साथ भी आपसे बातें करनी है, वो फिर कभी करेंगे, बट मेक श्योर आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता हो कि किन किन चीज़ों पे और डिस्कशंस करने वाली हैं। फिलहाल के लिए दैट्स इट, एंड आई होप इट हेल्प्स।